हम लोग को आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना था, समझे। ये हाइड्रोजन का जो है इसीलिए हम लोग फर्स्ट उसमें देके रखते हैं, बहुत सारा इसका वर्क है। ये मेटल के साथ भी जुड़ जाता है, नॉन मेटल के साथ भी जुड़ जाता है और बहुत डाइवर्स किस्म का ये कंपाउंड भी बनाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बिहेव भी करता है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो है हमारा फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड क्लोरीन और फोर्थ नाइट्रोजन। और ये लगभग मैक्सिमम कंपाउंड में, ज्यादातर कंपाउंड में इनका यूटिलाइजेशन होता है और ये कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो इसमें थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव का ही वो है, डिस्कशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब होता क्या है, देखिए, जब दो डिफरेंट किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में एक एटम ऐसा होना चाहिए जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो और वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखेगा, अपनी साइड खींच के रखेगा। दूसरा जो एलिमेंट होगा जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से कम होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतने कैपेसिटी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि अट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ साइड ज्यादा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ साइड कम होगा। जैसे कि एक बॉन्ड हम लोग देख लेते हैं, उस बॉन्ड से हम लोग को पता चलेगा कि किस तरीके का कंडीशन डिस्कस हो रहा है। तो हम लेंगे यहाँ पे HF बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंगे, जिसमें फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन जो है उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो फ्लोरीन जो है वो एक तो उसका साइज छोटा होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो क्या होगा, वो उस बॉन्ड को, जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो, हेलो, माइक ऑन है किसी का तो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्डिंग बनेगा, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको फ्लोरीन अपनी ओर ज्यादा और हाइड्रोजन अपनी ओर कम अट्रैक्ट करके रखेगा। अब वहां पे क्या कंडीशन होगा, सो देखिए, वहां पे जो होगा, आपको फ्लोरीन की तरफ अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा फ्लोरीन के साइड है, तो वो पार्शियली निगेटिव चार्ज उस पे आ जाएगा, कुछ निगेटिव चार्ज होगा। और जो हाइड्रोजन है उसके साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाएगा। यानी इस कोवेलेंट कंपाउंड में भी थोड़ा क्या कौन सा प्रॉपर्टी आ जाएगा, यहाँ पे हम दो ले रहे हैं, दो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक इसी के साथ हम इस तरीके से दूसरा ले लेते हैं, ये फ्लोरीन हो गया। यहाँ पे फिर एक हम हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन ले लेते हैं। अब देखिए, इस पे चूंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इसके बीच में, ठीक है। इसको, ये जो है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी ओर खींच के रखेगा, ये जो फ्लोरीन है ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा माइनस। डेल्टा इसलिए लिखे हैं कि ये छोटा, कम ही निगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल निगेटिव यानी निगेटिव चार्ज का जो अमाउंट होगा वो कम होगा, वैल्यू कम होगा। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कंडीशन में भी इसमें भी वही होगा, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल निगेटिव।
अब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस, इस दोनों निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के कारण आपस में इनमें इंटरेक्शन हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यही जो इनका अट्रैक्शन फोर्स है आपस में, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये यहाँ पे देखिए दो है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और कहीं कहीं पे आपको क्लोरीन भी हो सकता है। लेकिन क्लोरीन जनरली होता नहीं है, बहुत कम केसेस हैं। तो यहाँ पे ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में ये चारों हो सकते हैं इसमें, लेकिन एक जो कांस्टेंट है और एक का होना ही होना है, और वो है हाइड्रोजन। कोवेलेंट कंपाउंड में जो थोड़ा पार्शियली चार्ज जो बन जाता है, पोलर जो बन जाता है, पोल बन जाता है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो बन जाता है, उसके कारण जो दो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव जो अपोजिट चार्ज के जो आपके एटम हो गए, वो आपस में एक दूसरे को वीक हाइड्रोजन फोर्स के कारण अट्रैक्ट करने लगते हैं, यानी एक दूसरे पे वो फोर्स एग्जर्ट करने लगते हैं, और वो फोर्स जो होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसका होने का कंडीशन क्या क्या है, किस किस कंडीशन में ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? तो उसके दो कंडीशन होने चाहिए। पहला कि दोनों एटम पे आपको क्या हो, पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो, यानी दोनों इलेक्ट्रिकली पार्शियली चार्ज हो, कुछ उन पे चार्ज आए। तो ये कब होगा? जब एक का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट होंगे वही क्या होगा, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लिंक्ड टू द हाइड्रोजन एटम, यानी जो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ एलिमेंट है, कौन? हाइड्रोजन एटम से जो जुड़ेगा जो एलिमेंट, वो एक कम से कम मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, ताकि हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जैसे हमारा यहाँ पे फ्लोरीन था, उस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाए। देखते हैं नीचे एग्जाम्पल में। तो वहां पे हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। दूसरा हम लोग चेक करते हैं ऑक्सीजन, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, H2O, ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सेकेंड नंबर पे आता है, और उसके साथ ज्वाइंट है आपका हाइड्रोजन। चलिए उसको भी चेक करते हैं। पहले ये हमने चेक किया हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो वाटर का हम N मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यानी N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो आपस में एक दूसरे से जब एक दूसरे से मिलेंगे, तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर कुछ चेन स्ट्रक्चर बनाए, तो आपस में ये जरूरी नहीं कि इसी तरह एक दूसरे से अटैच हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के करीब जब आएंगे तो किसी ना किसी लीनियर फॉर्म में वो वहां पे पाए जाएंगे। एक एटम के बगल, एक मॉलिक्यूल के बगल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आपको सराउंडिंग उसके होगा, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट या डेवलप हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है, ये एक ऑक्सीजन से अटैच है, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे है, दोनों पे पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहां से डॉटेड स्ट्रक्चर से हम दूसरा जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। ये हाइड्रोजन, ये फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस तरीके से ये
लिंक स्ट्रक्चर इसके बीच में पाया जाएगा। अब इस तरह से आगे जितने भी आपको मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो क्या हो रहा है, जहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो अगर हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो वहां पे एक अलग तरह का बॉन्ड भी पाया जा रहा है जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने दो एग्जाम्पल देखा, एक HF का हाइड्रोजन फ्लोराइड का और दूसरा H2O का वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर का लिक्विड स्टेट में पाने जाना भी ये एक रीजन है, इसी के कारण ये पॉसिबल है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन आपको गैसियस स्टेट में पाया जाता है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों गैस कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, उसके बाद इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी जनरेट होता है, एडिशनल बॉन्ड है ये जिसके कारण ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये चीज समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो ये सिंपल सा बॉन्डिंग है, बस हाइड्रोजन उसमें अटैच होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। खासकर हम लोग इसको आपको फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं के संदर्भ में ज्यादातर पढ़ते हैं। बाकियों में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो थोड़ा हाईली उसमें जनरेट होता है तो इतना कम होता है कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो तीन है सबसे ऊपर में पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप में जो लास्टली तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन एलिमेंट है, कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उनके रिस्पेक्ट में हम हाइड्रोजन बॉन्ड का स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक वीक बॉन्ड है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दो तरह के पाए जाते हैं, एक विद इन द मॉलिक्यूल भी होता है और एक आउटसाइड द मॉलिक्यूल होता है। यहां हमने कौन सा पढ़ा, यहां जो हम चेक किए, इस कंडीशन में जो हम चेक किए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कौन सा है बताइए जरा, ये इंटर मॉलिक्यूल है या इंट्रा मॉलिक्यूल है, विद इन ए मॉलिक्यूल है या दो मॉलिक्यूल के बीच में? विद इन सर। विद इन कैसे है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया मान लीजिए ये, ठीक है, और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये अलग चौथा मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का हमारा वाटर का जो है केमिकल, जो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2O, यानी दो हाइड्रोजन और एक वाटर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, और ये दूसरा ये आपका एक ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे भी तो ये तो एक एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन हो रहा है, यानी इंटर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आपको कंबाइन हो रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से कंबाइन होगा। इसमें अब इंट्रा मॉलिक्यूल कहां बनेगा, इंट्रा मॉलिक्यूल वहां बनेगा जहां पे ऐसा कंडीशन एराइज हो जाए कि दोनों जो है, दोनों जो हेड हो, यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो कंबाइनिंग हो रहे हैं ये दोनों एक ही उसमें हो। तो ये कहाँ बनता है, ये जनरली पॉलीमर्स में बनता है, जहां पे बहुत बड़े चेन रिएक्शन टाइप के होते हैं वहां पे। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नोट्स पे चलेंगे, वहां पे हम लोग उसको थ्योरेटिकली थोड़ा पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली देखेंगे, तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरली जो है लीनियर स्ट्रक्चर से वीक होता है। बेंजीन हो गया सर। हाँ, ये देखिए यहाँ एक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस, तो यहाँ पे देखिए कि कंडीशन क्या क्या है, किस किस कंडीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बनेंगे। तो क्या होना चाहिए कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन पे क्या होना चाहिए, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा
एटम होना चाहिए, दूसरा एटम होना चाहिए, उस पे क्या होना चाहिए, पार्शियली निगेटिव चार्ज जनरेट होना चाहिए। जब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तब आपस में वो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे से ज्वाइन होंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसका अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, और उसको हम, ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा कंडीशन, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स शुड बी स्मॉल। जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब साइज स्मॉल होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अट्रैक्शन होगा, यानी जो दूसरे हाइड्रोजन एटम को जो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। अगर साइज छोटा नहीं होगा तो क्या होगा कि वो अट्रैक्शन, जो हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, वो बिल्कुल वीक होगा, या कहिए कि बॉन्ड वहां पे नहीं बनेगा। इसीलिए जनरल केसेस में क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के बाद भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है। क्यों, क्योंकि उसका साइज जो है वो बड़ा है, और इसमें आपको तीन ही मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि तीनों का साइज जो है लगभग आपस में इक्वल है, ये आपस में एक दूसरे के बहुत करीब है। दूसरा चीज है, तो कंडीशन ऑफ, यहां पे लिखा हुआ आपको कंडीशन क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए लिंक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। दूसरा कंडीशन, जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी उसका साइज जो है स्मॉल होना चाहिए, यानी एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जनरली सेकेंड ग्रुप के जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, कौन, खासकर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और चौथा आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, यानी इसका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट इसमें है कि कितने तरह के होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, यानी विद इन द मॉलिक्यूल भी क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसके कारण इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट एसोसिएशन, यानी क्या होता है कि दो जो इंटर मतलब हो गया इंटर मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल होगा, समझे, और इंट्रा मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बने। इंटर मॉलिक्यूल हो गया कि दो मॉलिक्यूल, डिफरेंट दो मॉलिक्यूल हैं, सेम ही उसके कंपाउंड के हो सकते हैं, सेम ही उसके बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन क्या कि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होगा। जैसे हाइड्रोजन ये वाटर के केस में लेते हैं, तो एक H2O मॉलिक्यूल जो है दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जब इंट्रा मॉलिक्यूल लेंगे तो एक ही मॉलिक्यूल के भीतर जो हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है वो आपस में कंबाइन होकर क्या कर रहा है कि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल होता है और उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो है कि प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारा प्रॉपर्टी चेंज हो, किसका, इंट्रा मॉलिक्यूल का, अभी आपको जो बताए थे ये बेंजीन वाला जो रिंग साइक्लिक जो है, यस सर। अभी इस चीज को, अभी ये चीज इसलिए इसको आपका नाम वगैरह उतना उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आप ये बोलेंगे कि ये सर ये होता क्या है, ये नोमेनक्लेचर क्या है, ये आया कहां से। तो बस केवल ये समझाने के लिए हमने इसको बनाकर दिखाया है ये चीज। ये अभी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि हमारा इसमें है कि लास्ट यूनिट है, वहां पे ये चीज जो आएगा इसका नोमेनक्लेचर भी आ जाएगा और इसका प्रॉपर्टी भी आ जाएगा कि ये साइक्लिक क्या है, साइक्लिक कब बनता है और क्या क्या
उसका नाम। ये चीज देख रहे हैं ऊपर वाला जो इंट्रामोलिक्यूल हम लिखे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ दिख रहा है अभी? दिख रहा है Yes. सर, दिख रहा है, यस हाँ, दिख देखिए। रहा है सर। तो ये जो रिंग है बेंजीन का, उस पे दो आपको एक OH ग्रुप यहाँ पे कंबाइन है, यहाँ देखिए OH ग्रुप है और यहाँ पे NO2 है, ये दो ग्रुप कंबाइन है। इसके कारण, इस ग्रुप के कारण यहाँ पे इस हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन पे क्या है, ये निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कारण इस पे हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये सब के सब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के जो है कंबाइंड, एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट हैं ये सारे एटम, इसलिए इसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूल। विद इन ए मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन अकर हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है कि उसके कारण प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज चेंज हो जाते हैं, तो उस चीज को चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या, क्यों सॉल्युबल हो जाता है कोई कंपाउंड, कोई कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होता है। तो सॉल्युबिलिटी, लोअर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी में क्या हो जाता है कि लोअर अल्कोहल्स जो होता है वो आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विच कैन टेक बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। अल्कोहल मॉलिक्यूल और वाटर के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण ही लोअर जो अल्कोहल होता है, यानी जो जिसमें हाइड्रोकार्बन्स कम है, जिसमें कार्बन कम है, वो जो है सॉल्युबल हो जाते हैं। कैसे होते हैं, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का ग्रुप, किस तरह से अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां पे वाटर का हमको फॉर्मूला पता है, H2O, अल्कोहल का होता है R से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, OH। R जो है ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, कार्बनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो यहां पे जो आपका ये OH है, इस O के कारण इस H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस O पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये किसी एक हाइड्रोजन को आप ले लीजिए, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियली निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर। तो इसी के कारण जो लोअर कैटेगरी का जो अल्कोहल है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वहां पे कि वोलेटिलिटी। तो क्या होगा, जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एक एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। उस बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए या ब्रेकिंग के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, तो उसका वोलेटिलिटी क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका वोलेटिलिटी क्या है, कम हो जाएगा। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या पता चला, वोलेटिलिटी, सॉल्युबिलिटी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, वो कंपाउंड दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी उसमें वो सॉल्युबल हो जाएगा। दूसरा है वोलेटिलिटी, इसी कारण हम लोग इसको वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ये पोलर उसको भी घुला लेता है और जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसको भी घुला लेता है, क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक फॉर्म कर देता है उनके बीच में। तो वो क्या होता है, कंपाउंड जो होता है कुछ
कमजोर हो जाता है। यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाने के कारण वो आयोनिक कंपाउंड का जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सॉल्युबल हो जाते हैं वो कंपाउंड वाटर। तो दूसरा पॉइंट था हमारा वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण एडिशनल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो उसको जो है वेपर में चेंज करने में, गैसियस स्टेट में चेंज करने में हमको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे लिक्विड होता है फ्लो, उसमें क्या कोई भी फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो उसमें फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, बहने की कैपेसिटी होती है। अगर किसी में तो बहता क्यों है, जब उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है। अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर प्लेस हैं, इतने उसके डिस्टेंस होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के प्रभाव में कम रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो फ्लो करने लगता है। लेकिन जहां पे एक एडिशनल बॉन्डिंग हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड उनके मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, उस फ्लो को कंट्रोल करेगा, रोकेगा। वो जो लिक्विड है वो इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, डिफिकल्ट होगा उसको फ्लो करने में। तो क्या होगा, इसी के कारण जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जिस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है उसमें विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन होता है कि जो जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का जो एक ड्रॉप अगर लेते हैं तो वाटर का ड्रॉप हम लोग जब भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको इस तरीके से करते हैं, एक सर्कल में ऐसे गोले के फॉर्म, इस तरीके से। कभी वाटर के मॉलिक्यूल को ऐसे प्लेट के या लाइन के तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये इसको सर्कुलर रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, तो ये देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इसके डिफरेंट आउटर जो है ये लोकेशन है, यहाँ पे अलग अलग एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे इसके वाटर के, H2O होगा आपको। तो इसके जो अगर इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल है वाटर का, वो क्या करेगा, वो इसको अंदर की तरफ बाहर वाले को खींचता है, अट्रैक्शन फोर्स उस पर लगाता है। वो अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, ये बाहर वाला जो है ये हर समय इस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसीलिए हम जब भी जो बूंद गिरता है वो सर्कुलर टाइप का आपको रिप्रेजेंट करते हैं या होता है। यही है सरफेस टेंशन, यानी सरफेस पे जो पाए जाने वाला मॉलिक्यूल है वो उसको सेंटर की तरफ खींच के रखना, जिसके कारण उसके सरफेस पे एक टेंशन, एक खिंचाव बना रहता है ताकि वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो इसी के कारण एक फोर्स उसके सरफेस पे बन जाता है, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वो फोर्स का वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा सरफेस पे वो इंक्रीज कर जाएगा और मॉलिक्यूल क्या होगा, एक तरफ जो है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होके रहेंगे। तो क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, आपको विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन दोनों को इंक्रीज कर देता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा है किसके केस में, वाटर के केस में। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। वाटर का डेंसिटी जो होता है आइस से कम होता है। वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होता है बताइए, इन केस ऑफ डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी 4 डिग्री सेल्सियस से इधर उधर यानी ऊपर या नीचे जब भी वो जाएगा उसका डेंसिटी कम होगा। यस सर। हाँ, तो इसी के कारण आइस जो है आपको वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करने का कारण यही होता है
क्यों? क्योंकि आइस का डेंसिटी वाटर से कम है। आपने एक कंडीशन पाया होगा कि जब भी आप कहीं तालाब या पोखर वगैरह में देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि गर्मी के दिनों में ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का पानी ठंडा होता है। ठंड के दिनों में आप देखेंगे ऊपर का पानी ठंडा होता है और नीचे का पानी गर्म होता है। ये कंडीशन होता है कि इस कारण क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस जो है उसका मिनिमम डेंसिटी होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है, यानी 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो भी डेंसिटी इंक्रीज करेगा और 4 डिग्री से नीचे जाएंगे तो भी क्या होगा, डेंसिटी हमारा इंक्रीज करेगा। और दोनों से जैसे जैसे हम 4 डिग्री के करीब आएंगे तो वहां से क्या होगा, आपको जो वैल्यू है वो डेंसिटी का बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम उसका कम होता है। ये वॉल्यूम कम होने का कारण है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि सॉलिड आइस में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है जब उसको हम आइस फॉर्म में बदलते हैं, सॉलिड आइस में बदलते हैं, तो वो जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो होता है तो वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में, यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं एक उसमें, अलग अलग उसमें, तो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर आपके उसमें भी आएगा, अभी क्या बोलते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन में भी। जब हम आइस को, वही आइस को मेल्ट करते हैं, जब हम आइस को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो वो जो केस लाइक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और मॉलिक्यूल्स जो क्या है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो सेम मास का वाटर जो है अगर हम आइस के फॉर्म में लेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और वहीं हम अगर लिक्विड के फॉर्म में लेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, कम होता है। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी का प्रभाव उस पर उल्टा हो। ठीक है, इसी के कारण आइस जो है हमारा वाटर पे फ्लोट करता है। ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आया? बोलिए। क्या सर? चारों प्रॉपर्टी समझ में आया हाइड्रोजन यस सर। बॉन्डिंग के कारण? हाँ, तो इसी कारण वाटर जो है इतने सारे वाइडली यूटिलाइज्ड कंपाउंड है हमारे लाइफ में। कुछ भी घोलना हो, कुछ भी धोना होता है, कुछ भी आपको साफ करना होता है, किसी भी चीज को डिसॉल्व करना है, उसको डिसोसिएट करना है, उसको अलग अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे वाटर का यूटिलाइज कर लेते हैं। ये आपस में कोवैलेंट कंपाउंड होते हुए भी कुछ कुछ आयोनिक प्रॉपर्टी भी एक्सहिबिट करता है, यानी आयोनिक जो फॉर्मेशन भी करता है। तो कहने का क्या मतलब होता है कि इच कोवैलेंट कंपाउंड में, सभी कोवैलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टी भी पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या समझे, बोलिए। जो पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर जनरेट हो जा रहा है दो एटम के बीच में, तो इससे क्या समझ में आता है कि किसी की एक कोवैलेंट कंपाउंड में जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में, ना इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डोनेट किया जा रहा है, ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है एक दूसरे के बीच में, उसको आप आपस में शेयर कर रहे हैं। तो उसमें भी कुछ ना कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव सम चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि ईच एंड एवरी कोवैलेंट कंपाउंड कंटेंट सम आयोनिक प्रॉपर्टी, सम आयोनिक जो है प्रॉपर्टी उसमें शो करता है। इसको ये दिया था फैजान के द्वारा, और उसी को हम लोग बोलते हैं फैजान रूल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग तक ही हम अपने आप को ज्यादा सीमित रखते हैं।
तो नेक्स्ट जो बॉन्डिंग है आएगा हमारे उसमें, वो आएगा कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी यहां पे आपको दिख रहा होगा डी एंड ए, डी फॉर डोनर और ए फॉर एक्सेप्टर। यानी डी जो होगा अपने लोन पेयर को, लुईस स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर बना रहे थे, याद है? लुईस स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर बना रहे थे, याद है या नहीं? लोन पेयर क्या होता था? लोन पेयर क्या होता था? बॉन्ड के अलावा जो इलेक्ट्रॉन रहता था। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में शेयरिंग में चला गया, उसके बाद जो एटम बचता था, जिसको जो वैलेंस सेल में, उसको हम लोग लोन पेयर के फॉर्म में दिखाते थे। यानी उसको एक ऑर्बिटल में ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में सेटल हो जाता था। उस इलेक्ट्रॉन का जो है हम यहाँ पे ट्रांसफर के द्वारा जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको डैटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डैटिव बॉन्ड। डेफिनेशन लिखा हुआ, इट इज अ सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सिंगल एटम। तो जो एटम को कंट्रीब्यूट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, यानी बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराता है, वो कहलाता है डोनर एटम। और जो एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है आपका एक्सेप्टर एटम। तो अब दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? डोनर एटम के पास एक एलपी यानी लोन पेयर होना चाहिए, और एक्सेप्टर एटम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो एक बॉन्ड हम देख लेते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टी सारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे NH3 जो है, NH3 लिया गया। NH3 के पास कितने 3 शेयर्ड पेयर है। कौन कौन से? हाइड्रोजन के साथ, तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड पेयर बना रखा है। ठीक है, यहाँ अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।